और देखेंगे कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है। आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कोई भी एसिड है उसके लिए उसकी एसिड की अपनी एक बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या होती है पता है किसी को? कितना H प्लस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पहला मोनोबेसिक एसिड अगर है, मोनोबेसिक एसिड है तो मोनोबेसिक एसिड के लिए एक अकेला 1 H प्लस मिलेगा। तो अगर आप इसको आयनाइज कराओगे, जैसे मान लिया HNO3 है, तो जब HNO3 आयनाइज होता है तो H प्लस बनता है प्लस NO3 माइनस बनता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ HNO3 आपका एसिड है तो मुझे बताओ NO3 माइनस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एसिड ले लेता हूँ CH3COOH, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो बनेगा H प्लस प्लस CH3COO माइनस। तो बताना बेटा ये क्या है? एक एसिड है। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड वीक एसिड कहलाएगा तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ये एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। एक और मोनोबेसिक एसिड ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है H2SO4, सॉरी मोनोबेसिक ले रहा हूँ ना, HCl। तो HCl टूटने के बाद क्या बनेगा बेटा? H प्लस प्लस Cn माइनस। तो HCl आपका एसिड है और ये Cn माइनस, Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि HCN ये भी एक एसिड है तो H प्लस प्लस Cn माइनस, तो ये भी अपना एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cn माइनस अपना कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मोनोबेसिक एसिड के बजाय डाई बेसिक एसिड की बात कर लेता हूँ, डाई बेसिक एसिड में कितने H रिलीज होंगे बेटा? 2। तो दूसरा है डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड में हमने ले लिया H2SO4। जब H2SO4 को मैं तोड़ूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा? पहले तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस में जाएगा। तो ये आपका एसिड हुआ और ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अभी आप सिर्फ जब फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कॉन्जुगेट बेस से काम चल जाएगा। अब HSO4 माइनस को जब आपस में फिर से तोड़ोगे तो क्या बनेगा? SO4 माइनस 2 प्लस H प्लस। तो ये क्या है? एसिड। ये इस टाइम पे क्या होगा? एसिड। और ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसमें से एक ही H प्लस निकल रहा है ना, तो कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर आपने H2SO4 को कंपेयर किया 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 से, अब आपको ये एसिड दिखा, तो ये क्या दिखा बेटा? सेकेंड कॉन्जुगेट बेस। सेम इसी तरीके से बेस होता है जो टूटता है, जैसे एसिड टूटता है वैसे ही बेस टूटता है। बेस में क्या होता है? अगर मैं बेस की बात करूं तो पहले मोनो एसिडिक बेस की बात कर लेता हूं। मोनो एसिडिक बेस, तो मोनो एसिडिक बेस में जैसे NaOH है बेटा, तो NaOH टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये जो बना वो क्या है? एसिड है या बेस है? क्या एसिड है या बेस है? कॉन्जुगेट एसिड नहीं, वो OH के पास H प्लस एक्सेप्ट करने की पावर है या रिलीज करने की पावर?
H प्लस एक्सेप्ट करने की पावर है ना, और अगर उसके पास H प्लस एक्सेप्ट करने की पावर तो H प्लस एक्सेप्टर क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो बेस है, इसका कोई भी कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता। एसिड टूट करके कॉन्जुगेट बेस बनाता, लेकिन बेस टूट करके कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनाता। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिख लें। ये है आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये रहा आपका HSO4, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इसकी कंपेयर में क्या बोल रहे हैं आप? एसिड। इसका मतलब आपने HSO4 माइनस को किसके साथ रखा है, इस पर डिपेंड करता है कोई एसिड या बेस कितना काम करेगा। मान लो अगर इसको आपने बेस के साथ रखा है तो ये किसकी तरह काम करने वाला है? एसिड की तरह। लेकिन अगर आपने इसको एसिड के साथ रखा है तब ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। ये दोनों काम कर सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है किसके साथ रखा है। किसी भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक। ये बात आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे। अगला हेडिंग है नेचर ऑफ वाटर। वाटर का बेस नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचर ऑफ वाटर। देखो, सबसे पहले हम आर्हेनियस ने वाटर के बारे में क्या कहा ये लिखते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियोरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियोरी water, according to Arrhenius theory, water should be neutral compound. Water should be neutral compound. According to Arrhenius theory, water should be a neutral compound as it contain equal amount of H plus NOH minus आयन। जैसे आपने H2O को तोड़ा कभी तो वो क्या मिलेगा इससे? H प्लस और OH माइनस। तो अगर सिर्फ H प्लस मिलता तो एसिड होता, सिर्फ OH माइनस मिलता तो बेस होता, लेकिन इसमें H प्लस भी मिल रहा है और OH माइनस भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, लेकिन लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी। हाँ नेक्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी, water should be amphoteric. Water should be amphoteric. इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल कंपाउंड था और इसके अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। इट शुड एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। क्या रीज़न है इसका? ऐसे देखते हैं, H2O को अगर आप H2O के साथ लिखते हो तो इस H2O का एक H प्लस ये H2O एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा H3O प्लस, और इस H2O के अंदर से एक H प्लस रिलीज हो चुका है, इसलिए क्या बना बेटा? OH माइनस। अब यहाँ पे H3O प्लस और यहाँ पे OH माइनस बना। अब बताओ क्या यही एक H2O है जो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? ये H2O है जो अपने आप को OH माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, और ये H2O है जो अपने आप को H3O प्लस में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ या ना? और यहाँ पे H प्लस डोनेट हो रहा है। तो अगर ये H प्लस डोनेट हो रहा है तो ये वाला जो क्या है H प्लस डोनर, तो ये क्या हो गया? बेस हुआ या नहीं? या एसिड हुआ? एसिड हुआ। H प्लस डोनेट किया ना तो ये क्या हो गया? एसिड। और इस एसिड से क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या है? ये H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये क्या है? बेस।
और इस बेस से क्या बना होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड। अगर आप ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वाटर H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ को डोनेट भी कर सकता है, यानी कि वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आप आर्हेनियस की थियरी देखते हैं तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H+ देने वाला एसिड और OH- देने वाला बेस कहलाता है। तो H2O तो न्यूट्रल हुआ क्योंकि वो H+ भी दे रहा है और OH- भी दे रहा है। लेकिन हाँ, तो फिर दोनों को तो एक ही बार न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में अंतर होता है बेटा। न्यूट्रल कुछ नहीं करता, ना एसिड का काम करता है ना ही बेस का काम करता है। लेकिन कहना चाह रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से पहली वाली भी तो सही है। कैसे? कैसे? क्योंकि दोनों ही वही काम करे जो उसने बताया था, न्यूट्रल ही हो रहे हैं ना, कहाँ न्यूट्रल हो रहे हैं। जैसे मैं स्कूल ही नहीं जाता, पढ़ता ही नहीं, तो क्या मेरा पास या फेल होने के चांसेस बनेंगे? नहीं। लेकिन अगर मैं स्कूल जाता हूँ तभी तो पास या फेल होने के चांसेस बनेंगे। दोनों में अंतर है। एक गधा बच्चा और एक बिल्कुल स्कूल ही नहीं जाता, उन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो कम से कम स्कूल तो जाता है, उसके बाद फेल होता है। यहाँ पे अगर आप इस H2O की बात करते हो तो H+ एंड OH-, ये H+ OH- में टूट रहा है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ये ना तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना ही बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरत पड़ने पे अपना रूप बदल लेता है। अगर H2O को एसिड के साथ रखोगे तो बेस की तरह काम करेगा और बेस के साथ रखोगे तो एसिड की तरह। मैं एग्जांपल दे के बता भी देता हूँ इसको। जैसे मान लो आपने H2O को आपने HCl के साथ रखा, तभी H2O को आप HCl के साथ रखेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि H+ को ये एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा H3O+ एंड Cl-। तो बताओ ये अब H2O H+ एक्सेप्टर हुआ या H+ डोनर हुआ? एक्सेप्टर। तो ये बेस हुआ या एसिड? ये बेस हुआ। और ये क्या हुआ? एसिड। इसके बदले में ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। एसिड कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, बेस कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन सेम यही H2O को, अगर इसी H2O को हम NH3 के साथ रख दें, अब बताओ ये अपना H+ इसको दे देगा और उस केस में NH4+ बनेगा और OH- बनेगा। अब बताओ ये एसिड क्या है? ये एसिड है या बेस है? अब ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। और ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह काम कर रहा है और ये कॉन्जुगेट बेस की तरह काम कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O एसिड की तरह काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किसके साथ रख रहे हो। ठीक है ना? ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तीसरा है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। तीसरी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। अब आप मुझे बताओगे लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एसिड है या बेस है? तो आप कहेंगे कि H2O इज बेस। क्या रीज़न है बेस होने का? क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है और लोन पेयर डोनर जो होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। हाँ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी H2O इज बेस ड्यू टू इट्स लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के पास इसका लोन पेयर है जिसकी वजह से ये बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे अगर मैं 4 मोल H2O का Cu+2 के साथ रखूं तो ये बन जाता है CuH2O का होल 4+2, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार कर रहा है। तो ये जो है बेटा ये लेविस एसिड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, और ये किसकी तरह काम करेगा? लेविस बेस की तरह काम करेगा क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट करने वाला। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आगे जब आप 12th में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा। तो वाटर बताओ किसकी तरह बिहेव करता है? अलग अलग थियरीज में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आरएनएस थियरी क्या कहता है? वाटर न्यूट्रल है। ओके, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वाटर एम्फोटेरिक है। और लेविस थियरी क्या कहता है कि वाटर
यानी कि वाटर को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अलग अलग नज़रिए से देखोगे तो वाटर की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। इसको फ़िलहाल के लिए अपनी कॉपी में नोट करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, ये बात कैसे पता चलेगा? ये इस बात को पता करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें देखना होगा, जैसे कि क्या वो 100% डिसोसिएट हो रहा है या पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। लिखेंगे, इसमें लिखिए, एन एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एन एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग if it dissociate almost completely in its aqueous solution. If it dissociate almost completely in its aqueous solution. An acid is said to be strong if it dissociate almost completely into its aqueous solution. कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाएगा जब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो, अदरवाइज इट सेड टू बी वीक एसिड, अदरवाइज इट सेड टू बी अ वीक एसिड। A strong acid have very high degree of dissociation. Very high degree of dissociation. दूसरा, high concentration of H3O plus और H+। तीसरा, देखो, या तो डिग्री ऑफ, अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ज़्यादा H+ भी रिलीज करेगा। और सिर्फ H+ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही नहीं, बल्कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट pH और pK वैल्यू भी देखना पड़ेगा। हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा, लो pH वैल्यू, पांचवा, लो pKa वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं एक कोने में लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of H+ ion is also directly proportional to Ka, inversely proportional to, बताओ बेटा, pH और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो इन सारी बातों को आपको समझना है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बेस के बारे में डिस्कशन करूं तो सेम यही चीज़ आप बेस के लिए भी लिख सकते हो। लिखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग बेस सिमिलरली, अगर मैं बेस के बारे में बात करूं तो अ स्ट्रॉन्ग बेस, पहला, हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इसका भी हाई होना चाहिए, वेरी हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फ़ा क्या होता है अभी बताऊंगा कि अल्फ़ा आखिर होता क्या है। वेरी हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा, हाई वैल्यू ऑफ, बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस
इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तीसरा, हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। नहीं, तो यहाँ पे के की बजाय के बी होगा ना, तो के की बजाय क्या हो गया, के बी। अब हाई पी ओ एच वैल्यू या फिर हाई पी एच वैल्यू, लो पी ओ एच वैल्यू है ना, हाई पी एच वैल्यू। और सबसे आखिरी में बताओ, लो पी के बी, के बी है ना, ये बेस है तो के बी होगा, लो पी के बी वैल्यू। जैसे एसिड के लिए लिखा सेम वैसे आपने बेस के लिए लिखा। जहाँ एसिड के लिए H था वहाँ पे बेस के लिए OH आया। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि आखिर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो आइए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, आखिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। इसे रेज करूं, नोट करते जा रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले हेडिंग आपकी पड़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन आपने सीख लिया, अब उसकी डिग्री। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 मोल है, उस 1 मोल से कितना मोल डिसोसिएट हुआ उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। जैसे 1 मोल में से 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया तो आपने कहा 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर 1 मोल में से 2 मोल 0.2 मोल डिसोसिएट हुआ तो 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट्स, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट from 1 mole of electrolyte, number of mole dissociate from 1 mole of electrolyte। अल्फ़ा की वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स dissociates at equilibrium divided by total moles are taken। आपने कितना मोल लिया था इनिशियली आपने कितना मोल लिया था। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना तो कितना मोल डिसोसिएट हुआ वो डिवाइडेड बाई कितना मोल आपने स्टार्टिंग में लिया था। मान लीजिए आपके पास 50 मोल था स्टार्टिंग में, उस 50 मोल को आपने पानी में डाला और उस 50 मोल में से 20 मोल डिसोसिएट हो गया, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 50। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता चलना होगा। अगर मान लो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो क्या होगा, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। किसी भी चीज़ को, किसी भी अमाउंट को या फिर किसी भी सॉल्ट या एसिड जो भी आपके पास जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएट होने के चांसेस होंगे। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होगा उतना आयंस के बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई मान लो पहले से कोई, उसको ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में 10 सीटें खाली हैं, बाकी 15 सीटें भरी हुई हैं, तो 20 बच्चों को आना है, तो 20 बच्चों के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा भरी हुई सीटें हैं यहाँ पर।
अगर ये सीट कम भरी हुई होती तो आने के चांसेस उनके ज़्यादा होते। तो मान लीजिए आपने पहले से किसी आयन को डाल रहे हो, अंदर बहुत सारे आयन पहले से प्रेजेंट है, तो वो टूट के अपने आप को आयन में बदलना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से आयन्स प्रेजेंट है। इसमें उन आयन्स के बीच में रिपल्सन होगा, तो वो अपने जैसे को नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो होगा ना, इसीलिए जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा। अगर हमने 10 बच्चों की जगह 5 बच्चों और बिछा दिए तो रिपल्शन होगा ना, तो मतलब अंदर रिपल्सन हो रहा है। देखना तो पहले समझने की कोशिश करो, तुम अलग समझ रहे हो। इसको ऐसे करते हैं, समझते हैं। मान लो इस अगर कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे और आयन को तोड़ करके लेके चले आएंगे। अगर वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए तो क्या आराम से टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हुआ तो डाइल्यूट हुआ या कॉन्सेंट्रेट हुआ? डाइल्यूट हुआ। और अगर कॉन्सेंट्रेट है इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, अगर वाटर के मॉलिक्यूल कम है तो डिसोसिएशन कम हो। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली एंड डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, polar solvent increases degree of dissociation. Polar solvent increases degree of dissociation. पोलर सॉल्वेंट इंक्रीजेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो आपके पास पहले से कोई आयन उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मान लो मेरे पास ये देखो, मेरे पास इसमें NaCl पहले से प्रेजेंट है। अब मैं इसमें KCl डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले से एक Cl प्रेजेंट है। जब आप KCl डालेंगे तो KCl टूट के किस में कन्वर्ट होगा? K प्लस और Cl माइनस में। तो पहले से जो Cl माइनस प्रेजेंट है वो आने वाले Cl को रोकना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जैसे भीड़ और ज़्यादा यहाँ बढ़ जाए, तो वो क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो कॉमन आयन की वजह से डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, अब डिसोसिएट होने से रोक देगा उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट हैविंग एनी कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट हैविंग एनी कॉमन आयन डिक्रीजेज डिसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट having any common ion decreases degree of dissociation. Degree of dissociation. ठीक है, अगली हेडिंग है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हाँ ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था अभी? के से। एसिड है ना, तो किसकी बात करेंगे? के की। आइए सबसे पहले मोनोबेसिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि मोनोबेसिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे देखना बेटा, मैंने एक मोनोबेसिक एसिड HA ले लिया। जब HA टूटेगा इक्विलिब्रियम पर तो H प्लस और क्या बनाएगा? A माइनस, यही तो होगा। तो क्या इक्विलिब्रियम पे मान लो कोई भी, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर मुझे इसका Ka चाहिए तो इक्विलिब्रियम पे मुझे क्या क्या चाहिए होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। क्या यही चाहिए? हाँ या ना? K की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे यही चाहिए होगा ना। इक्विलिब्रियम पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन। आइए आप लोगों को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो कुछ भी सिखाया था थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर दो। मान लो आपके पास एक एसिड है HA और उस एसिड HA को मैं तोड़ करके H प्लस प्लस A माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे c ले लो और ये 0 और ये 0। जल्दी से मुझे Ka की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। चलो आगे, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये c है, ये 0 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे मैं क्या मान लूँ, c माइनस एक्स, इसका क्या होगा x और इसका क्या होगा x। तो बताओ Ka की वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस एक्स। तो क्या Ka की वैल्यू सिंपली आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, हाँ या ना। किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अगर सोचो इसी एसिड को मैंने पानी में डाला, मान लो आपके पास Ha है और उसको आपने किस में डाल दिया बेटा, H2O में, तो मुझे कोई बताएगा कि क्या बनेगा। अब बताओ H2O को आपने एसिड के साथ रखा है तो H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो इसका H प्लस ले लेगा और बनाएगा क्या, H3O प्लस एंड A माइनस। अब मुझे क्या कोई Ka की वैल्यू बता सकता है, K की वैल्यू, इसके लिए K की वैल्यू सिंपली बताओ। K क्या होता है, K क्या होगा, H3O प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, यही तो होगा। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो यहाँ पे ये जो H2O दिख रहा है ना बेटा, इस H2O को इस तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो K इंटू H2O, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी भी H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता। अगर प्योर वाटर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी आप लोगों को पहले चैप्टर में पढ़ाई गई थी, 55.55 ही होता है, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 18 मोलर मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो 1000 डिवाइड बाई 18 कितना होगा, 55.55, वो तो कभी नहीं बदलता। तो K इंटू H2O क्या हो जाएगा, H3O प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA, यही हुआ। ये जो पोर्शन है ना K इंटू H2O, इसी को हम Ka बोल रहे हैं। ये जो पूरी वैल्यू है उसी को क्या बोल रहे हैं, Ka। तो Ka दिस इज इक्वल्स टू, बताओ क्या हुआ, H3O प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि जितना ज़्यादा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा Ka उतना ज़्यादा H3O प्लस, और जितना ज़्यादा H3O प्लस उससे साफ साफ दिख रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया Ka के। जितना ज़्यादा H3O प्लस होगा यानी कि H प्लस की कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। नोट करें इसे। फॉर डाइबेसिक एसिड, एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझो। मान लो डाइबेसिक एसिड आपका H2SO4 है, तो जब ये H2SO4 टूटेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा बेटा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, यही होगा। इसके लिए एक डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 होगा, मान लो कोई Ka1 होगा। अगर मैं इसी HSO4 माइनस को फिर से तोड़ूं और बनाऊं H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, Ka2। अब आप मुझे बताएंगे, ध्यान सुनना, पहले वाला H प्लस आसानी से निकलेगा या दूसरा वाला H प्लस आसानी से निकलेगा, सोच के बताओ आराम से। पहला वाला H प्लस आसानी से निकल जाएगा या दूसरा वाला H प्लस, पहला वाला H प्लस आसानी से निकलेगा। क्यों, क्योंकि 2H है। यहाँ पे पहला वाला H प्लस निकलेगा तो एक माइनस चार्ज आ रहा है। जब माइनस चार्ज आ रहा है, क्या माइनस वाला पोर्शन H प्लस को हटने में मदद करेगा या फिर रोकेगा उसे, रोकेगा। इसलिए दूसरा वाले को H प्लस को निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बताओ, पहला ये वाला ज़्यादा अच्छा एसिड है या ये वाला ज़्यादा अच्छा एसिड है, जो अपना H प्लस आसानी से दे देगा वही तो अच्छा एसिड है। तो बताओ H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड है या HSO4 माइनस, H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड है। जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका Ka वैल्यू उतना ज़्यादा होगा या उतना कम, अभी थोड़ी देर पहले Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तभी अभी लिखाया। तो जो जितना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा उसका Ka वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। इस हिसाब से Ka1 ज़्यादा होना चाहिए या Ka2, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जितना अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे Ka1 इज़ ग्रेटर देन Ka2।
सोचो कोई ट्राई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक के बाद मैं एक ट्राई बेसिक एसिड लिख रहा हूँ, फॉर ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड में जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो है आपका H3PO4, ठीक है। अब H3PO4 है, यहाँ पे H3PO4 पहले टूटेगा और किस में टूटेगा, H प्लस प्लस HPO4 H2PO4 माइनस में। पहला स्टेप, इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka1। अब H2PO4 माइनस फिर से टूटा किस में, H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2 में, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 हो गया। अब HPO4 माइनस 2 फिर से टूटा किस में, H प्लस प्लस PO4 माइनस 3 में। अब इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया, Ka3 PO4 माइनस 3 में। अब बताओ आपको Ka1 Ka2 Ka3 में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और सबसे छोटी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि जैसे जैसे एक एक H प्लस निकलता जाता है वैसे वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। नोट करें इसको। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस जरा बताओ क्या लिखूं मैं, BOH लिख दूं। जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा, B प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू निकालूं तो क्या Ka कहलाएगा या Kb कहलाएगा, Kb क्या हो जाएगा बताइए, एक्टिव मास ऑफ B प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ BOH। अगर मैं यहाँ पे Kb लिखूँ तो क्या Kb इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस होगा, यही ना। इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। जितना ज़्यादा OH होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ pH, हाँ या ना। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू POH। अगर pH नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिर्फ POH लिख देता हूँ। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू POH। अब बताओ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PKb। ये आपके बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। जैसे आपने एसिडिटी देखा वैसे ही आपने बेसिसिटी देखा। ये देखो Kb, जैसे P देखिए अभी इसके बारे में समझाऊंगा, pH के बारे में और PKb अभी आगे आएगा, ठीक। हाँ, ये POH और PKb अभी आगे आएगा तब समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप इतना रखो कि PKb के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी होती है। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है, फिर से देखें। देखो ये OH माइनस जितना ज़्यादा है Kb की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब OH माइनस जितना ज़्यादा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा OH माइनस उतना ज़्यादा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब OH माइनस PKb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो OH माइनस जितना ज़्यादा Kb उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको मैंने अभी बोला कि बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको याद रखो। आगे क्यों आएगा, क्यों ऐसा हो रहा है आगे आएगा फिर पता चलेगा। ये बेसिसिटी है। इसके पहले हमें एसिड के बारे में बात कर रहे थे तो वो एसिडिटी था। ये बेस है ना, बेस है तो बेस का बेसिसिटी हुआ, या बेसिसिटी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ रख, बेसिक स्ट्रेंथ। और एसिडिटी में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ रखना। अगली हेडिंग है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसे रेज कर दूं ना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, 1888 में ये लॉ आया था, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। टाइम बताना कितना हुआ? 10 मिनट बचा, हो जाएगा कंप्लीट। लिखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट for a weak electrolyte, this law states that for a weak electrolyte comma at constant temperature comma degree of dissociation is at constant temperature comma degree of dissociation is inversely proportional to square root of molar concentration, or directly proportional to square root of its volume. When dissociation constant its volume, square root of its volume, when dissociation constant remain constant, when dissociation constant remain constant, ब्रैकेट में लिख देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ये बात ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, हाँ विद डाइल्यूशन। यही एक सिंपल सा, जो अभी इतना बड़ा सा मैंने लिखा दिया, जो इतना बड़ा सा सेंटेंस लिखा है ना, उसका एक सिंपल लाइन का जो सार है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। बस सिंपल, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे किसी भी सॉल्यूशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। यही है आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं। मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को सबसे पहले एक बार किसी भी सॉल्ट के लिए अप्लाई करूँगा, और उसके बाद फिर एसिड या बेस दोनों के लिए भी मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, या पहले एसिड के लिए अप्लाई करूँ, फिर बेस के लिए, फिर सॉल्ट के लिए। तो सबसे पहले फॉर एसिड, फॉर मोनो बेसिक एसिड। अब देखना बेटा, मोनो बेसिक एसिड है तो क्या होगा, HA ही होगा ना। जब HA को आप तोड़ते हो तो क्या मिलता है बताइए, H प्लस A माइनस। मैं कहूँ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था, C था, या नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या थे, C थे। नंबर ऑफ मोल लेके चल रहा हूँ, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है, C। और उस टाइम ये क्या रहा होगा, 0, और ये क्या रहा होगा, 0, यही तो रहा होगा। या अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लेके चलूँ तो ये चीज़ें अपने आप को समझ में आ रही है। अब मुझे बताएंगे इक्विलिब्रियम पर कितने मोल डिसोसिएट होंगे। अब अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो उसकी मदद से आप इसको क्या लिखेंगे, एक मोल में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, अल्फ़ा क्या कहता है, एक मोल में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे कितने मोल हैं, C मोल हैं, तो कितना डिसोसिएट होगा, C माइनस क्या, अल्फ़ा। फिर से देखें, एक मोल होता तो अल्फ़ा मोल डिसोसिएट होता, आपके पास कितने मोल है, C मोल, तो कितना मोल डिसोसिएट होगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लें, उसके बाद आंसर दें। एक मोल में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट होता है, तो 2 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा, 5 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, तो C मोल में से कितना डिसोसिएट होगा। बस सिंपल। अगर C अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना, C माइनस C अल्फ़ा।
तो यहाँ पे जो बचा है मैं उसको लिख देता हूँ C माइनस सी अल्फ़ा। अब इसका जितना 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसका C अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना बनेगा C अल्फ़ा, और इसका कितना बनेगा C अल्फ़ा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एट इक्विलिब्रियम H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है, तो क्या बताओगे C अल्फ़ा है, हाँ या ना। और एट इक्विलिब्रियम मैं पूछूं Ka की वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ha का कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C माइनस सी अल्फ़ा, यही हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है ना। ओके गुड। ये जो आपको C लिखा गया ये कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहा हूँ, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन है। अभी अगर नंबर ऑफ मोल होता तो क्या करते, वॉल्यूम से डिवाइड करते। अभी इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो C अल्फ़ा अपॉन C माइनस सी अल्फ़ा, ये Ka की वैल्यू आ गई। अब फिर से बताना, इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, तो Ka की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C को कॉमन करूँ क्या 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब बताओ C ने C को मार दिया तो बताओ Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूँ अल्फ़ा बहुत छोटा है, अल्फ़ा इज मच 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 लेस देन 1, यानी कि सोचो 0.0001% डिसोसिएशन सिर्फ हो रहा है, किसके लिए होगा फॉर वीक एसिड, ये किसके लिए होगा फॉर वेरी वीक एसिड। अगर ये वेरी वीक एसिड है तो क्या अल्फ़ा इज मच 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 लेस देन 1, तो उस केस में 1 माइनस अल्फ़ा नेगलेक्ट किया जा सकता है, तो उस टाइम पे Ka की वैल्यू क्या आएगी बेटा C अल्फ़ा स्क्वायर। क्या यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आएगा Ka अपॉन C, यही तो आएगा, क्या रूट ले लूँ। तो यही तो वो बात है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कांस्टेंट के रूट ओवर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू। एक और बात ज़रा ध्यान से सुने और बताएं, C क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही तो होता है। कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और अगर मैं C की जगह नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिख देता, बताओ अगर मैंने C की जगह नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रख दिया यहाँ पे उठाकर, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट Ka अपॉन N, और V ऊपर आ जाएगा, क्या V ऊपर चला जाएगा। तो क्या ऐसे हो गया कि अल्फ़ा दिस इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू वी, हुआ या नहीं। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी कि डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू होगी, ठीक है। क्या n अगर 1 मोल ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने n को क्या कर दिया n इक्वल्स टू 1 मोल, नोट करिए। ये है आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर एसिड, आपका डाइल्यूशन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछता तो क्या अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 2 की अपनी कोई वैल्यू होती अंडर रूट, बताओ Ka1 बाई Ka2, लेकिन तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन अगर Ka की वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल रहा है, उस केस में क्या होगा, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ Ka1 V1, यही ना, Ka2 V2, डायरेक्ट यही है कि हम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Ka हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो ये हो जाएगा, नोट करेंगे इसको। तभी होगा ना डिवाइड बाय Ka2, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ले लेता तो अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2 दिस इज यूनिवर्सली अंडर रूट Ka1 बाय C2 बाई C1, सिंपल लिख दो K1 को कंप्लीट। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे Ka1 और यहाँ पे Ka C2 Ka1 ना 1 C1 Ka2। ये रहा आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। ये काम आप लोगों को, ये मैंने आपको एसिड के बारे में बताया, यही काम किसके लिए हो सकता है
सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आप बेस के लिए करोगे, बस जहाँ पे Ka है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, Kb आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। फिर सॉल्ट के लिए जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन है। कोई दिक्कत है किसी को? फिर से एक बार बताओ, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाओगे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता चला जाएगा? तो डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे, हेडिंग डाल के छोड़ देंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, हेडिंग डालेंगे, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे याद रहे कि क्या करना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हेडिंग डालिए। हाँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आज का लेक्चर बस यहीं तक।